कमेंट और ए के सिंह और आज हम पेपर वन यानी कि सी टेट का पेपर वन का 2013 का पेपर देखेंगे। इसमें हम सीडीपी का सेक्शन देखेंगे। इससे पहले आपको 2011 का पेपर 2012 के दोनों पेपर मिल चुके हैं, तो उनको भी जाकर वीडियो को जाकर देखिए। ठीक है बच्चों, आप जो सोचते हैं कि सी टेट पास करना मुश्किल है, तो सी टेट पास करना मुश्किल नहीं, आसान है। क्यों आसान है? अगर आज से यानी कि आज है कितनी तारीख, 13 तारीख, ठीक है, और 13 तारीख से लेकर अगर आपका 29 तारीख को पहले दिन ही भी पेपर होता है, और उस दिन भी आप क्या करते हैं, उस दिन जो बीच के दिन हैं उनमें भी आप ओल्ड पेपर याद कर लेते हैं, यानी कॉन्सेप्ट उनका क्लियर, तो आपके पासिंग मार्क्स यानी कि आप पास हो जाएंगे सी टेट। क्योंकि सी टेट को कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, यानी कि कॉन्सेप्ट चाहिए, कोई भी किताबी ज्ञान नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो सी टेट आपका पास हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे कॉन्सेप्ट, इसलिए कहते हैं कि सी टेट के ओल्ड पेपर पढ़िए, ओल्ड पेपर पढ़िए। और ओल्ड पेपर का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ले लीजिए सस्ते कीमत पे, यानी कि 118 रुपये में आपको बुक मिल रही है सी टेट की। और वो भी कब, 2011 से 2022 तक के सारे पेपर मिल रहे हैं, यानी कि सीबीटी एग्ज़ाम जो हुआ था वो भी इसमें इंक्लूड है। तो चलिए, तो आज का सी टेट का सीडीपी का सेक्शन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूची के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो ये होता है आंतरिककरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? राजेश अतिलुप्त पाठक है, यानी कि एक तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ने वाला है। तो वह अपने कोर्स की पुस्तक पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय जाता है, यानी लाइब्रेरी जाता है, और भिन्न प्रकार प्रकरणों की पुस्तक पढ़ता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के टॉपिकों की पुस्तक पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश यानी कि लंच में भी अपना प्रयोजन कार्य कर लेता है। उससे परीक्षा के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों को और अभिभावक को कहना नहीं पड़ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीप क्वेश्चन है। अगर आप समझे इस तरह के कॉन्सेप्ट, अगर आप ओल्ड पेपर पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्या चाहता है सी टेट, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वास्तव में सीखने का में आनंद लेते हुए नजर आता है। उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित की, भाई वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरण। अगर आपके 24 घंटे हैं और 24 घंटे आप मान लीजिए 24 घंटे बिजी रहते हैं, तो अगर आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरण होंगे सी टेट के लिए, यानी आंतरिक रूप से प्रेरणादायक होंगे, तो उन बिजी आवर में भी अपना सी टेट के सिलेबस को कवर कर लेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरण होना चाहिए। अब देखिए, आपने कॉन्सेप्ट समझा, ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। तो इस तरह से जब आप ओल्ड पेपर समझेंगे तो कॉन्सेप्ट समझेंगे, और कॉन्सेप्ट मतलब अगर 150 क्वेश्चन आते हैं तो 150 में से 80 से 90 क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट के आते हैं। और कॉन्सेप्ट आपने एक एक कॉन्सेप्ट भी सारा समझ लिया, और हर बार कॉन्सेप्ट वही दोहराया जाएगा, भले ही क्वेश्चन चेंज हो जाए। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विकास में सहयोग करने और कौन से तरीके, यानी सहयोग करने कौन से तरीके हैं गलत हैं? तो कौन सा तरीका गलत है? तो ये है ऑप्शन 3 का। क्या कह रहा है? गलत है। तो आपको पता ही है गलत के लिए, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य बनाना। यानी कि आपको मैंने बताया था कि बच्चे की जो भाषा होती है, किसी की भी भाषा होती है, उसकी भाषा उसके लिए सर्वप्रथम होती है, यानी कि मातृभाषा उसकी, और जो उसकी भाषा है वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट मानी जाती है। किसी भी भाषा को सिखाने के लिए हम पहले बच्चे की भाषा का एक तरह से आदर करेंगे। अगर आप आदर नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी और आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिवनेस नहीं आएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मानव वृद्धि और विकास की समझ शिक्षक डैश को योग्य बनाती है। भाई मानव विकास की वृद्धि और विकास आपको पता ही है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए रहा हूँ मैं, वृद्धि या विकास, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, वृद्धि या विकास, इन दोनों में से कौन सा ऐसा है जो जीवन पर्याप्त चलता रहता है, यानी कि डे 1 से लेकर, यानी कि जब आपके
आप अपनी माँ के घर में आए तब से लेकर और जब तक आपकी मृत्यु होती तब तक कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता। तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जो कि सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसका क्या होगा, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्ट यानी कि पता लगाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। शिक्षार्थ, तो इसका क्या होगा, खेलना संज्ञानात्मक और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या कह रहा है, बच्चे के विकास में आनुवंशिक और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो भाई देखिए, आनुवंशिक और वातावरण का क्वेश्चन आपको सी टेट में 101% मिलेगा, यानी कि 100% मान के चलिए या 100 से 110% मान के चलिए, क्योंकि आनुवंशिक और वातावरण के बिना कोई भी सी टेट पूरा नहीं हो सकता। और सी टेट के सिलेबस में आनुवंशिक और वातावरण जैसे कि कुछ टॉपिक आपको पता होने चाहिए। आनुवंशिक वातावरण होगा, समावेशी होगा, इस तरह के जो टॉपिक हैं, जो फेवरेट टॉपिक है सी टेट की, वो पूछे ही जाते हैं। तो क्या होगा, पहले तो सत्य की बात कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए जो जीन्स होते हैं यानी कि समावेशिक और पैतृक का सापेक्ष योगदान नहीं होता। तो सत्य क्या कह रहा है, इसकी बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और आपको पता है आनुवंशिक और वातावरण दोनों बच्चे के लिए 50% योगदान रखते हैं। आनुवंशिक और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते, यानी कि एक साथ नहीं चलते। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सामाजिकरण, भाई सामाजिकरण का कॉन्सेप्ट आपको 3 तरह से समझना है। तो सामाजिकरण में पहले तो आपको ये समझना है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया कौन सी है, सामाजिकरण होता किस तरह है, और सामाजिकरण क्यों इम्पोर्टेंट है। भाई सामाजिकरण इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप किसी भी जगह चल जाइए, आप अपने घर में रहें, स्कूल में चले जाएं, प्लेग्राउंड में चले जाएं, ठीक है, या फिर आप कहीं घूमने चले जाएं या फिर ट्रैवल के लिए चले जाएं, तो इनमें आपको सामाजिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है, या फिर एक तरह से ये सब चीज़ आपके समाज से जुड़ी हुई है। तो इसलिए सामाजिकरण और समाज आपका इम्पोर्टेंट है। तो इसका क्या आंसर होगा, समाज के मापदंड के साथ अनुकूल रहना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक पीटी यानी पीटी टीचर आपको पता ही है कौन होता है, फिजिकल एजुकेशन के टीचर को पीटी टीचर कहते हैं। तो खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों को एक तरह से संरक्षक यानी कि डिफेंस करना सिखाता है, यानी डिफेंस को सुधार करना चाहता है। तो निम्न में से कौन सी योग्यता शिक्षार्थी को अपने लक्ष्य प्राप्त करने की सर्वाधिक में सहायक है। तो आपको पता होना चाहिए जब इस तरह की बात आएंगी तो शिक्षार्थी क्षेत्र रक्षक का अधिक अभ्यास कराएगा। तो अभ्यास की बात आएगी तो अभ्यास हो जाएगा इम्पोर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थी की इस रूप में मदद करना चाहता है कि वह एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण का सहारा कर सके। वह भिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर, यानी कि अवसर की बात कर रहा है, अवसर उपलब्ध कराती है, यानी कि किसकी, टीचर की बात हो रही है। वाइगोत्स्की के प्रशिक्षण के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को डैश करके और अपने तरीके से इस स्थिति में परीक्षण विकसित करता है। भाई सीधी सीधी बात है, आत्मसात क्या बात हो रही है, आत्मसात, यानी कि ऑप्शन नंबर तो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सीता ने हाथ में दाल चावल यानी हाथ से दाल चावल खाने सीखे, ठीक है, और जब उसे दाल चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल को मिला के खाने लगती है। इस तो उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल चावल खाने का डैश
कर लिया है। तो क्या कर लिया है, तो इसकी बात आपको पता ही है भाई, इससे अब अनुकूलता हो जाती है, एक तरह से स्कीमा बन जाता है। तो उसकी बात आई भाई, दाल चावल खाती है वो, हाथ से खाती है। जब उसे दाल चावल दिखते हैं तो वो फिर उस तरह से खाना शुरू करे। तो इसके लिए स्कीमा किसका बना है, अनुकूलता का बन गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 के 11, डैश के अतिरिक्त वृद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रिस्तरीय सिद्धांत के संबंधित किया गया। तो वह है संदर्भगत। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत डैश पर बल देता है। तो आपको पता है प्रति व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या है, थे फे चे ध्वनि क्या है, तो वह स्वनाम, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए भाई, लड़कों और लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा, लड़कों लड़कियों को एक साथ, उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नता को पूरा करना चाहिए, तो वो है ये समझने के लिए कि शिक्षार्थी सीखने की योग्यता या अयोग्य है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब आप चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे, यानी कि ओल्ड पेपर करते रहेंगे, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, आपको सीधे सीधे ये पता चल जाएगा कि व्यक्तिगत भिन्नता की बात हो रही है, तो इनके ऑप्शन को पकड़ना सीख जाएंगे। और जो पहली बार कर रहा है और खाली तैयारी कर रहा है, पेपर नहीं देख रहा, तो पेपर देखने का महत्व बहुत ज़्यादा है। अगर आप ओल्ड पेपर नहीं देखोगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी और आप कभी भी सीटेट की तैयारी अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। तो किस प्रकार सहयोग उपलब्ध करा सकता है, सबसे पहले तो आपको एक वर्ड दिख रहा होगा यहाँ पर, वो है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करके शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर प्रकार, मतलब 2 टैग वर्ड हमारे मिल गए, एक तो अवसर प्रदान करना और दूसरा बाल केंद्रित पाठ्यचर्या। तो दोनों टैग वर्ड जब मिल गए तो इसका आंसर यही होगा। चलिए चाहे आप आंसर देख लीजिए। देखिए इसका आंसर यही है। आपको इसलिए मैं कहता हूँ आपको ओल्ड पेपर पढ़नी चाहिए, टैग वर्ड्स को ढूंढना चाहिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। भाई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है, सीखने के किस प्रकार के अवलोकित रिकॉर्ड और सुधार किए जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विद्यालय आधारित आकलन। भाई विद्यालय आधारित आकलन आपको 2 तरह के आकलन मिलते हैं। एक विद्यालय जिसे हम स्कूल बोर्ड कहते हैं एक तरह से स्कूल में, और एक होता है आप बोर्ड, यानी कि बाहर जाके इनर इनर मार्क्स, यानी कि इनर मूल्यांकन और आउटर मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन। 2 चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आंतरिक मूल्यांकन में आपका क्या होता है, विद्यालय आधारित आकलन, और बाह्य मूल्यांकन में जैसे बोर्ड हो गए, इस तरह के एग्ज़ाम आते हैं। तो चलिए क्या होगा, विद्यालय आधारित आकलन में क्या होगा, परिचित वातावरण के अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत तो करता है, तो वो है सीखने के सतत, यानी कि सीखने के सतत में शिक्षार्थियों को वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। भाई सीखने की तत्परता का नियम क्या कहता है, सीखना, जब हम किसी चीज़ को कंटिन्यूसली सीखते रहते हैं, यानी मोटिवेट होते रहते हैं, तब एक तरह से विद्यार्थी क्रिएटिव माना जाता है, सीखने के लिए तब माना जाता है। जो क्रिएटिव होगा वो सीखने के लिए तत्पर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एक शिक्षक की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांग वाले बच्चे हैं, तो निम्न में से कौन से, यानी कि
उनके लिए आप क्या उपचार करेंगे? तो आपको पता ही, शारीरिक रूप से जो जो असुविधाग्रस्त बच्चे हैं, कक्षा में कई वैकल्पिक गतिविधि करा सकते हैं। यानी कि ऑप्शन क्या होगा उनके साथ? ऑप्शन नंबर 3। और ये जो चीज़ें आती है कौन सी, मिक्स एजुकेशन किसे कहते हैं? तो वो है समावेशी एजुकेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न होती है। तो किसके कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न होती है? तो वो है, आंसर है सांस्कृतिक कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एक समावेशी विद्यालय, देखिए फेवरेट टॉपिक है सीटेट का, समावेशी विद्यालय। एक समावेशी विद्यालय क्या है? विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थी के अधिगम परिमाण को सुधारने के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध होता है। ये नहीं होगा शिक्षार्थी के मध्य अन्य, देखो मैं इसलिए पढ़ा ये ऑप्शन क्योंकि विशेष रूप से जब आ जाता है तो बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पर ये टैग वर्ड है। पर आपको टैग वर्ड के साथ साथ पूरा क्वेश्चन पढ़ के, मतलब पूरा ऑप्शन पढ़ के भी देख लेना। जब विशेष रूप से आएगा तब नहीं, क्योंकि समावेशी की बात हो रही। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन होता और उसमें विशेष रूप से अवसर प्रदान करने की बात होती तो इसका आंसर हो जाता। अब आ रही है हमारी समावेशी की बात। तो समावेशी में आपको पता है मिक्स एजुकेशन होती है। तो शिक्षार्थी की क्षमता, यानी कि स्टूडेंट की क्षमता को पर वह किए बिना सभी के अधिगम परिमाण को सुधारने के लिए प्रतिबद्धता होती है। यानी कि एक तरह से ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। भाई मिक्स एजुकेशन होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को क्या होता है? ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती। यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अब प्रतिभाशाली शिक्षार्थी, यानी कि प्रतिभाशाली स्टूडेंट को अलग विद्यालय में क्यों पढ़ाने की बात करें? देखिए आपके क्लासरूम में, ये क्लासरूम है, आप टीचर हो और टीचर कभी भी ना तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट के हिसाब से पढ़ाता, ना फिर एक्स्ट्रा लो स्टूडेंट के हिसाब से पढ़ाता। वो मॉडरेट और नीचे वाले बच्चे, मतलब मॉडरेट और लोअर स्टूडेंट का भले ही ध्यान रखता है, पर कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड का ध्यान रखकर नहीं पढ़ाता। क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड का ध्यान रख के पढ़ाएगा तो बच्चे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड है वो तो सीख लेंगे, बल्कि जो नीचे के स्तर के, दो नीचे के स्तर के बच्चे वो कभी भी सीख नहीं पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप जब भी टीचर बने। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। डैश के कारण प्रतिभाशाली होते हैं। तो भाई आपको पता है क्या होता है? मनोसामाजिक कारण और, सॉरी मनोसामाजिक बोलो, अनुवांशिक रचना और वातावरणीय, यानी ऑप्शन नंबर 2 और 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त है? तो वो पता ही आपको, शिक्षार्थी को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, यानी कि स्वतंत्र वातावरण की बात कर रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। गति कौशल में अधिगम यानी कि एक तरह से निर्योग्यता की बात करें कहलाती है। तो आपको पता है कि गति कौशल आते हैं तो डिस्पेक्सिया, यानी कि डिस्पेक्सिया हो जाएगा। और एक बात और मैं बता दूँ, इसका क्वेश्चन आज तक का रिकॉर्ड है, यानी कि 10 में से एक बार मिला है, बिल्कुल मिला है। तो किसका? कैलकुलेशन, डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया। तो इनको तीनों को रट लीजिए भाई। फिर मैं बता देता हूँ, डिसकैलकुलेशन का मतलब मैथ, डिसग्राफिया का मतलब लिखना, और डिसलेक्सिया का मतलब बोलना, यानी पढ़ना। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अधिगम निर्योग्यता के ऊपर क्या बात करते हैं? तो अधिगम निर्योग्यता की क्या कहता है? अरे अधिगम निर्योग्यता, चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर। तो ये है एक चर अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं तो कौन से? परमाणु की आशा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1।
चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। एक शिक्षक को क्या होना चाहिए? एक शिक्षक को जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषण करने की कोशिश करे तो उसे ठीक नहीं करना चाहिए। भाई सीधी सीधी बात ये है, जब तक वो उसका सामना नहीं कर कठिनाई का सामना नहीं करेगा तब तक वो चीज़ों को नहीं सीख पाएगा। इसलिए कठिनाई का सामना भी करना चाहिए। बहुत से टीचर और बहुत से माँ बाप अपने बच्चों को इतना लाड़ प्यार करके यानी कि इस तरह से रखते हैं कि जिससे वो कठिनाई का सामना करना नहीं सीख पाता। भाई प्यार करो या फिर टीचर को प्यार करना चाहिए, पर इस तरह नहीं कि आप बच्चे को बिगाड़ दें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। सीमा परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है, यानी कि वो एक तरह से बहुत इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिला, देखिए ये आपको क्वेश्चन एनजाइटी इस तरह का क्वेश्चन मिलता है और वो सीडीपी के पेपर 2 में मिलता है, पर इस बार का पेपर यानी कि 2003 के पेपर में पेपर 1 में ही मिला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दाखिल होते ही परीक्षा के यानी कि परीक्षा प्रारंभ होती है और अत्यधिक नर्वस हो जाती है। उसके पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, उसका हृदय धड़कने लगता है बहुत तेज़ी से और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण शायद वह अक्सर संवेग यानी कि सामना नहीं कर पाती। भाई अब बहुत से आपने स्टूडेंट देखे होंगे, बहुत से बड़े भी देखे होंगे कि बहुत बड़ी समस्या है, फिर इस तरह की समस्या के आते ही वो उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, पता जीभ लड़खड़ाने लगती है। तो ये सब चीज़ें जब होने लगती है तो वो दिक्कत करती है। एनजाइटी के कारण इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यानी कि सीटेट, भले सीटेट आपका पास ना हो पर जब आप टीचर बनेंगे तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आपका स्टूडेंट अगर इस तरह की कंडीशन में है तो उसे मोटिवेट करें, चाहे आप एग्ज़ाम हॉल में एज ए ड्यूटी हो यानी इन्विजिलेटर हो तो इन्विजिलेटर के तौर पर, भले ही आपका स्टूडेंट ना हो, आपकी क्लास का स्टूडेंट ना हो, आपको क्या करना है, उसे प्रोत्साहन करना है कि बच्चों परेशान मत हो, यानी कि बच्चे परेशान मत हो, परेशान होकर कुछ नहीं करना, एग्ज़ाम है और वही आया है जो आपको पढ़ने के लिए बताया गया था या फिर आपने जो पढ़ा है, आप बस आंसर दीजिए और परिणाम अपने छोड़ दीजिए, यानी कि जो आपने लिखा है उस पर छोड़ दीजिए। तो इस तरह से मोटिवेट करना जिससे वो बच्चा आंसर अच्छा लिख पाए। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, सीटेट के ओल्ड पेपर ले लीजिए, क्योंकि सीटेट के ओल्ड पेपर के बिना आपको सीटेट पास करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सीटेट के ओल्ड पेपर से सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सीटेट के कॉन्सेप्ट क्लियर होने का मतलब ये है सीटेट पास होना। ठीक है बच्चों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाकर आप सीटेट के पेपर ले लिए और सबसे सस्ते मिल रहे हैं, यानी कि कीमत कितनी है? 118 रुपये। 118 रुपये में आपको सीटेट के सारे पेपर मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपके फ्री में सीटेट की तैयारी होती रहे और वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। थैंक यू।